साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से चैनल में। डेली टारगेट का आज 12वां दिन है, ठीक है। 12वां दिन है और 11 दिन हो चुके हैं। आज 12वें दिन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। जैसा आप जानते हैं जीएस और हिंदी के प्रश्न साथ साथ हम देख रहे हैं, ठीक। अभी इतिहास चल रहा है। इतिहास के बाद जो सब्जेक्ट आएगा वो होगा आपका साइंस। साइंस के बाद आएगा यूपी स्पेशल, उसके बाद आएगा पॉलिटी, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के प्रश्नों को बिना देर किए हुए है, ठीक है। तो हमारा पहला प्रश्न है विटले कमीशन। विटले कमीशन जो है श्रम से संबंधित था, ठीक है। विटले लिखा हुआ है, विटले कमीशन श्रम से संबंधित था। प्रथम ट्रेड अधिनियम कब पारित हुआ? तो प्रथम ट्रेड अधिनियम पारित होता है 1926 में। प्रथम पूछा है तो प्रथम पारित होता है 1926 में। अगला है भारत के आर्थिक इतिहास पर पहले प्रसिद्ध, ठीक है, पुस्तक का लेखक कौन था? तो आर्थिक इतिहास के पहले प्रसिद्ध पुस्तक का लेखक थे रमेश चंद्र दत्त। आरसी दत्त जिनकी बुक हम लोग पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स की, आरसी दत्त वही हैं जो कि बहुत प्रसिद्ध लेखक हैं। अगला है बंगाल में स्थायी बंदोबस्त का सर्वप्रथम विचार किसने दिया? तो फिलिप फ्रांसिस द्वारा दिया गया, ठीक है। स्थायी बंदोबस्त का सर्वप्रथम विचार बंगाल में दिया गया फिलिप फ्रांसिस द्वारा। अगला है सूर्यास्त का नियम कब लागू हुआ? तो सूर्यास्त का नियम लागू होता है 1794 में, ठीक है। अगला है जमींदारी व्यवस्था को पूरे भारत में लागू करने की अनुशंसा की किसने? अनुशंसा की आरसी दत्त ने की, ठीक है, रमेश चंद्र दत्त ने, ठीक है। जमींदारी व्यवस्था को पूरे भारत में लागू करने की अनुशंसा किसने की? आरसी दत्त ने की। अगला है कुंवर सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध अपना अंतिम युद्ध लड़ा कब? 23 अप्रैल 1858 में, ठीक है। कानपुर से नेतृत्व किया था कुंवर सिंह ने, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगला है ठाकुर कुशल सिंह ने अंग्रेजी सेना को हराया। कहाँ हराया? राजस्थान में। ठाकुर कुशल सिंह ने अंग्रेजी सेना को हराया राजस्थान में। अगला है लेक्स लोकी अधिनियम पारित हुआ। तो लेक्स लोकी अधिनियम कब पारित हुआ? तो लेक्स लोकी अधिनियम पारित होता है 1850 ईस्वी में, ठीक। नेक्स्ट है भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के क्रमिक चरणों का निरूपण किया। तो ब्रिटिश उपनिवेशवाद के क्रमिक चरणों का निरूपण किसने किया भारत में? तो कार्ल मार्क्स ने किया। किसने? कार्ल मार्क्स ने, याद रखिएगा। अगला स्टेटमेंट है, कहा गया है कि भारत पर हमारे अधिकार का अंतिम उद्देश्य देश को ईसाई बनाना है। किसने कहा था? तो मेजर एडवर्ड ने यह कहा था कि भारत में हमारे अधिकार का अंतिम उद्देश्य देश को ईसाई बनाना है, ठीक है। तो ऐसे लोग जो है सोच रखते थे, याद रखिएगा, मेजर एडवर्ड ने ये कहा था। अगला है इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के बजट पर भाषण के दौरान धन के बहिर्गमन सिद्धांत को प्रस्तुत किया। तो किसने प्रस्तुत किया? गोपाल कृष्ण गोखले ने। किसने? गोपाल कृष्ण गोखले ने प्रस्तुत किया। इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के बजट पर भाषण चल रहा था, उस दौरान जो है धन के बहिर्गमन सिद्धांत को प्रस्तुत किया था, तो गोपाल कृष्ण गोखले ने प्रस्तुत किया था, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस अधिवेशन में औपचारिक रूप से नौरोजी के धन के निष्कासन, नौरोजी यानी दादा भाई नौरोजी के धन के निष्कासन सिद्धांत को स्वीकार किया? तो कोलकाता, 1896, ठीक है। तो 1896 में जो कोलकाता में अधिवेशन होता है वो, उसमें जो है धन के निष्कासन सिद्धांत को स्वीकार किया गया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किया, ठीक। अगला है किस अंग्रेज ने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध किया? तो ऐसा कौन सा अंग्रेज था जो अंग्रेजों के विरुद्ध ही 1857 की क्रांति में युद्ध किया था? तो वो था कैप्टन गार्डन। कैप्टन गार्डन ने अंग्रेजों के विरुद्ध ही जो है, ये अंग्रेज था जिसने अंग्रेजों के विरुद्ध ही युद्ध किया। अगला है भारत सरकार द्वारा 1857 की क्रांति का इतिहास लिखने के लिए किसे नियुक्त किया गया? तो आरसी मजूमदार को नियुक्त किया गया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला है अंग्रेजी भारतीय सेना का निर्माण आरंभ हुआ। तो अंग्रेजी भारतीय सेना का निर्माण पूछा गया है, तो 1748 में जो है इसका निर्माण आरंभ हुआ। अगला है भारतीय को सेना में ऊंचे से ऊंचा पद प्राप्त होता था, तो सूबेदार का, ठीक है। यानी जैसे आजकल जो है जनरल बन जाते हैं, वैसे भारतीय को ज़्यादातर सूबेदार बनाया जाता। तो सूबेदार कोई बहुत बड़ी पोस्ट नहीं होती है, लेफ्टिनेंट से बहुत छोटी पोस्ट होती है, ठीक है। मतलब एक तरह का अधिकारी नहीं, मतलब अब जैसे यहाँ मान लीजिए कि सब इंस्पेक्टर तक की पोस्ट जो है वो सूबेदार का पोस्ट हो जाता था, ठीक है, सेना में।
अगला है अकाल आयुक्त की नियुक्ति की सिफारिश की। तो अकाल आयुक्त की नियुक्ति की सिफारिश किसने की? तो मैकडॉनल्ड आयोग ने की थी कि अकाल आयुक्त की नियुक्ति की जाए। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कुछ प्रमुख पुस्तकें हैं, ठीक है, उनको देखते चलिए। सिपाही म्यूनिटी एंड रेबेलियन ऑफ 1857, सिपाही म्यूनिटी एंड रेबेलियन ऑफ 1857 आर.सी. मजूमदार द्वारा लिखी गई। सिविल रेबेलियन एंड इंडियन म्यूनिटी, ये लिखी गई शशि भूषण चौधरी द्वारा। थ्योरी ऑफ इंडियन म्यूनिटी, शशि भूषण चौधरी द्वारा। रेबेलियन 1857, ये लिखी गई पूर्ण चंद्र जोशी द्वारा। द ग्रेट रेबेलियन, ये लिखी गई अशोक मेहता द्वारा। द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, ये लिखी गई वी.डी. सावरकर द्वारा। 1857, ये लिखी गई एस.एन. सेन द्वारा। इंडियन म्यूनिटी ऑफ 1857, ये लिखी गई जी.बी. मालसन। देखिए 1857 के वार के समय की ये सारी बुकें हैं, तो जो है ये अलग अलग लोगों द्वारा लिखी गई हैं, आप इनको ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। तो ये इनमें से जो है सही मिलान को पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। अगला है भारतीय कपड़े हमारे शयन कक्ष में प्रवेश कर गया है, ये किसने कहा था? तो ड्रैफो ने कहा था कि भारतीय कपड़े जो है हमारे शयन कक्ष में प्रवेश कर गया है। ठीक, अगला है इजारेदारी प्रथा सर्वप्रथम प्रारंभ किया। तो इजारेदारी प्रथा किसने प्रारंभ किया? तो वारेन हेस्टिंग ने प्रारंभ किया। किसने? वारेन हेस्टिंग ने प्रारंभ किया। अगला है स्थायी बंदोबस्त के तहत भू राजस्व में जमींदारों का हिस्सा था। तो जमींदारों का कितना हिस्सा था? तो 1/11 हिस्सा था स्थायी बंदोबस्त के तहत भू राजस्व में। ठीक, अगला है ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है, किसने कहा था? तो ये कहा था कार्ल मार्क्स ने। कार्ल मार्क्स ने कहा था कि ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है। ठीक, अगला है कौन सी व्यवस्था में पहली बार लगन तय करने के मानचित्रों तथा पंजियों का प्रयोग किया गया? तो महालवाड़ी व्यवस्था में किया गया। ठीक है, कौन सी व्यवस्था में पहली बार लगान तय करने के मानचित्रों तथा पंजियों का प्रयोग किया गया? तो लगान तय करने में जो है मानचित्रों और पंजियों का प्रयोग किया गया महालवाड़ी व्यवस्था। महालवाड़ी व्यवस्था आप पढ़े होंगे, इकोनॉमिक्स में भी पढ़े होंगे और हिस्ट्री में तो पढ़ते ही हैं। अगला है सर्वप्रथम कहाँ के सैनिकों ने कारतूसों का प्रयोग करने से इनकार कर दिया? तो ये पूछा है कहाँ के सैनिकों ने, तो ये सैनिक थे दमदम बंगाल के। दमदम बंगाल के सैनिक थे जिन्होंने जो है कारतूसों का प्रयोग करने से इनकार कर दिया था। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला है भारतीय हस्तशिल्प उद्योगों का विनाश किस चरण में किया गया? तो औद्योगिक पूंजीवाद के चरण में जो है भारतीय हस्तशिल्प उद्योगों का विनाश कर दिया गया। ठीक है, ब्रिटिशर्स द्वारा। अगला है नाना साहब। नाना साहब का कमांडर इन चीफ था तात्या टोपे और सलाहकार था अजीमुल्ला। ये पूछा जाता है कई बार कि नाना साहब का सलाहकार कौन था? तो अजीमुल्ला, और कमांडर इन चीफ कौन था? तो तात्या टोपे था। ठीक है, अगला है रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कब लागू की गई? तो 1792 में लागू की गई 12 महल में कैप्टन रीड द्वारा। ठीक है, 12 महल में 1792 कैप्टन रीड द्वारा। अगला है रेलवे का सर्वाधिक विकास किसके समय हुआ? तो सर्वाधिक विकास होता है कर्जन के समय में। ठीक है, अगला है धन निष्कासन सिद्धांत का विरोध करने में सबसे महत्वपूर्ण पत्रिका कौन थी? तो अमृत बाजार पत्रिका थी धन निष्कासन सिद्धांत का विरोध करने में। ठीक, अगला है भूमि उपजाऊ हो या अनुपयुक्त सबके लिए एक समान लगान निर्धारित किया गया, किसमें? रैयतवाड़ी व्यवस्था में। ठीक है, भूमि उपजाऊ हो या अनुपयुक्त सबके लिए एक समान लगान निर्धारित किया गया रैयतवाड़ी व्यवस्था में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला है 1857 के विरोध का समर्थन नहीं किया। तो 1857 के विरोध का समर्थन किसने नहीं किया? तो भारतीय मध्यम वर्ग ने समर्थन नहीं किया। अगला है क्रांति के दौरान अंग्रेजों के विरुद्ध जिहाद का नारा किसने दिया? तो मौलवी अहमद उल्ला ने दिया था। क्रांति के दौरान अंग्रेजों के विरुद्ध जिहाद का नारा मौलवी अहमद उल्ला ने दिया। अगला है पीजेंट एंड द राज 1857 के लेखक कौन है? तो पीजेंट एंड द राज 1857 के लेखक हैं एरिक स्टोक्स। कौन? एरिक स्टोक्स। आगे बढ़ते हैं। अगला है गर्मी की आंधी की भांति मेरठ का विद्रोह अप्रत्याशित और काल्पनिक था, किसने कहा? तो ये कहा था एस.एन. सेन ने। क्या कहा था? कि गर्मी की आंधी की भांति मेरठ का विद्रोह अप्रत्याशित और अकाल्पनिक था। ठीक है, एस.एन. सेन ने कहा था।
अगला है 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब ए आलम का खिताब दिया। तो 1857 का जब विद्रोह होता है उस दौरान जो है बहादुर शाह ने साहब ए आलम का खिताब किसे दिया। तो ये बख्त खां को दिया था। किसे? बख्त खां को। मणिकर्णिका का जन्म कहाँ हुआ था? तो मणिकर्णिका का जन्म वाराणसी में हुआ था। मणिकर्णिका को जानते हैं रानी लक्ष्मीबाई, जिनका नाम मणिकर्णिका भी था और मनु भी था। ठीक है, जानते हैं बनारस में एक घाट है मणिकर्णिका घाट, उन्हीं के नाम पे है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है बंगाल में स्थायी बंदोबस्त का विचार सर्वप्रथम प्रस्तुत किया। तो बंगाल में स्थायी बंदोबस्त का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? फिलिप फ्रांसिस ने। किसने? फिलिप फ्रांसिस ने। अगला है चाय की सबसे पहली कंपनी, असम चाय कंपनी की स्थापना कब होती है? तो चाय की सबसे पहली कंपनी है असम चाय कंपनी। इसकी स्थापना होती है 1839 में। कब? 1839 में। अगला है तीन कठिया प्रथा। तो तीन कठिया प्रथा किससे संबंधित है? तो यह है नील उत्पादन 3/20 भाग तक सीमित रखने से। ठीक है, नील उत्पादन को 3/20 भाग तक सीमित रखने से जो है इसका संबंध है तीन कठिया प्रथा का। ददनी प्रथा क्या थी? तो ददनी प्रथा थी अग्रिम पेशगी के रूप में शिल्पकारों को धन देने से। क्या? अग्रिम पेशगी के रूप में शिल्पकारों को धन देने से संबंधित थी ददनी प्रथा। कमियौटी प्रथा क्या थी? तो कमियौटी प्रथा थी आपकी मालिकों द्वारा प्राप्त कर्ज के ब्याज के रूप में उनकी सेवा करना। ठीक है, मालिकों द्वारा जो कर्ज दिया जाता था उसके ब्याज के बदले में उनकी सेवा करनी पड़ती थी। तो ये थी कमियौटी प्रथा। ठीक है, तो इस तरह पूछ लेता है। दुबला हाली प्रथा क्या थी? तो दुबला हाली प्रथा थी सूरत में प्रचलित थी, जिसमें भूस्वामी को दास वर्ग अपनी संपत्ति का संरक्षक मानते थे। ठीक है, भूस्वामी को दास वर्ग जो है अपनी संपत्ति का संरक्षक मानते थे। तो ये थी दुबला हाली प्रथा। कहाँ प्रचलित थी? तो सूरत में। पूछ सकता है। ठीक है, तो इस तरह प्रथाएं भी याद रखनी है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला है 1925 में भारतीय रेल बजट को सामान्य बजट से पृथक करने की सिफारिश की। तो किसने सिफारिश की थी? तो एकबर्थ समिति ने सिफारिश की थी कि जो है भारतीय रेल बजट को सामान्य बजट से अलग कर दिया जाए। ठीक है, 1925 ईस्वी में एकबर्थ समिति द्वारा। ठीक, अगला है ब्रिटिश उपनिवेशवाद का आर्थिक आलोचक नहीं था। कौन नहीं था? तो सर सैयद अहमद खान नहीं था। ठीक है, ब्रिटिश उपनिवेशवाद का आर्थिक आलोचक सर सैयद अहमद खान नहीं था। अगला है भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान आए किस अकाल को आपदा का महासागर कहा जाता है? तो आपदा का महासागर कहा जाता है उड़ीसा अकाल को। किसको? उड़ीसा अकाल को जो है कहा जाता है आपदा का महासागर। अगला है ब्रिटिश शासन भारत का रक्त बढ़ाने वाला दरिया है। किसने कहा था? तो ब्रिटिश शासन भारत का रक्त बढ़ाने वाला दरिया है, दादा भाई नौरोजी ने कहा था। किसने? दादा भाई नौरोजी ने कहा था। अगला है महालवाड़ी व्यवस्था में महाल का तात्पर्य क्या था? तो महाल का तात्पर्य गांव से था। क्या था? महालवाड़ी व्यवस्था में महाल जो बोला जाता था उसका तात्पर्य गांव से था। ठीक, अगला है व्यापारियों द्वारा दस्तकारों को वांछित माल की प्राप्ति हेतु दी गई अग्रिम धनराशि क्या कहलाती थी? तो ददनी। ददनी कहलाती थी। व्यापारियों द्वारा जो दस्तकारों को वांछित माल की जो है प्राप्ति हेतु जो अग्रिम धनराशि दी जाती थी उसे ददनी कहा जाता था। अगला है अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब की गई? तो अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1936 में की गई, लखनऊ में। अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती और महासचिव थे एम.जी. रंगा। इसमें 4-5 प्रश्न बन जाते हैं। कई बार पूछा गया था कि अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना की अध्यक्षता किसने की? तो अध्यक्षता करते हैं स्वामी सहजानंद सरस्वती। अगर पूछ ले कहाँ हुई थी तो लखनऊ में हुई थी। कब हुई थी? तो 1936 में हुई थी। अगर पूछ ले महासचिव कौन थे तो महासचिव एम.जी. रंगा थे। अब ये यूपी से जुड़ा हुआ सवाल है तो इसको जरूर याद रखेगा, और इस जो है इसकी स्थापना लखनऊ में होती है, ये भी याद रखेगा। अगला है इजारेदारी व्यवस्था। तो इजारेदारी व्यवस्था लागू होती है 1772 में। पंचशाला बंदोबस्त लागू होती है 1772 में। सालाना बंदोबस्त लागू होती है 1777 में। और इस्तमरारी व्यवस्था लागू होती है 1793 में। इस तरह जो है सही मिलान को भी आ सकता है। ठीक है, इजारेदारी व्यवस्था 1772, पंचशाला बंदोबस्त 1772, सालाना बंदोबस्त 1777 और इस्तमरारी व्यवस्था
93। ठीक, तो ये रहे हमारे जीएस के प्रश्न। चलते चलते हम हिंदी के प्रश्नों को भी देख लेते हैं। जैसा आप जानते हैं हमारा जो है अब शुरुआत हो रही है तत्सम तद्भव की। ठीक है, अभी विलोम शब्द जो है पिछले वीडियो तक हमने देख लिया, विलोम शब्द, और जो है हमने क्या देखा था, वाक्यांश देखे थे, मतलब अनेक शब्दों के एक शब्द देख लिया और विलोम शब्द देख लिया। आज से हम शुरुआत कर रहे हैं तत्सम तद्भव की। ठीक है, ये भी 3-4 वीडियो में आएंगे, तो इसी तरह हमारे जो है वीडियो आते रहेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं आज के प्रश्नों को हिंदी में। तत्सम एक तरफ तद्भव दिया हुआ है, देख लीजिएगा, और एक तरफ तत्सम दिया हुआ है। तत्सम तद्भव थोड़ा सा कठिन होता है, विलोम शब्द तो आसान होता है, लेकिन तत्सम तद्भव को हम बहुत ध्यान से देखेंगे तो हमें याद हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि जो तत्सम होते हैं वो संस्कृत शब्द होते हैं और तद्भव लगभग हिंदी से हूबहू उठा के रख दिए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। कैसा का तत्सम हो जाएगा कीदृश, कहाँ का तत्सम हो जाएगा कुत्रस्थ, क्या हो जाएगा कुत्रस्थ। कुछ का तत्सम होता है किंचित, क्यों का तत्सम कि पुनः, और कौन का तत्सम का पुनः। देखिए कि पुनः और का पुनः में अंतर है, क्यों अगर पूछे तो कि पुनः और कौन पूछे तो का पुनः। उष का तत्सम अमुष्य, ओस का तत्सम अवश्याय, क्या आ व आदर्श बड़ा या फिर छोटा या, अवश्याय। ठीक है, अचारज, अचारज का तत्सम क्या हो जाएगा आश्चर्य हो जाएगा, अचरज नहीं अचारज। ठीक है, अनूठा का तत्सम अनुत्थ, औंधा का तत्सम अवमूर्ध, औंधा का तत्सम क्या हो जाएगा अवमूर्ध। ओला का तत्सम हो जाएगा उपल, आयशु, आयशु का तत्सम आदेश, आयशु। ठीक है, आयशु का तत्सम क्या हो जाएगा आदेश। और का तत्सम अपरम, अपरम, रा के ऊपर बिंदी। ठीक है, और का तत्सम क्या हो जाएगा अवर, और का तत्सम अवर। अंश देखिए ऐसा लिखा रहेगा, ठीक है, शाह सादा वाला रहेगा। ठीक है, और फिर सीटी वाले शाह में जो है हम इसको लिख लेंगे तो तत्सम बन जाएगा। तो अंश का अंश, अंजलि, अंजलि का जो है तत्सम क्या हो जाएगा अंजलि। बड़ी ली जिधर आए तो वो तद्भव होता है और छोटी ली आए तो वो तत्सम होता है। ठीक है, ध्यान से देख लीजिएगा। अंजलि का तत्सम अंजलि। अंतःकरण का तत्सम अंतस, सा में जो है हलंत लग जाएगा अंतस। अहेर का तत्सम आखेट। अंगारा का तत्सम अंगार। अगार का तत्सम आगार। ठीक है, बड़ा आ हो जाएगा आगार, आगार क्या हो जाएगा ये तत्सम हो जाएगा किसका अगार का। अंडी का तत्सम एरंडी। ठीक है, एरंडी हो जाएगा अंडी का तत्सम। आढ़त का आढ़यत्व, आढ़त का तत्सम क्या हो जाएगा आढ़यत्व। अगहन का तत्सम अग्रहायण, अगहन का तत्सम अग्रहायण। आप का तत्सम आत्मा। अखुआ, अखुआ का तत्सम क्या हो जाएगा अंकुर। आखा, आखा का तत्सम अखिल होता है। पूरा का तत्सम पूरक या पूर्ण। ईंट का तत्सम क्या हो जाएगा तो इसिका या इष्टिका, ये कई बार पूछा गया है सवाल। तो ईंट का तत्सम होता है इसिका या इष्टिका, ये दोनों भी आ सकता है ऑप्शन में, कोई एक भी आ सकता है। ठीक है, तो ईंट का जो है तत्सम क्या हो जाएगा इसिका या इष्टिका, इष्टिका। ठीक है, ईख का तत्सम होता है इछु, ईख का तत्सम इछु। इमली का तत्सम होता है अम्लिका। इलायची का तत्सम होता है एला। काज का तत्सम होता है कार्य। कांच, देखिए काज का तत्सम कार्य होता है और कांच का तत्सम काच होता है, काच। सिंपल काच लिखा रहेगा और बिंदी चंद्र बिंदी लगा देंगे तो वो तद्भव हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही जो है फंसा लेता है एग्जाम में। तो काज का तत्सम कार्य और कांच का तत्सम काच। आगे बढ़ते हैं, अगला है खंभा का तत्सम क्या हो जाएगा स्कंभ हो जाएगा, क्या हो जाएगा स्कंभ। कूड़ा का तत्सम क्या होगा कूट, क्या कूट। कीड़ा का तत्सम क्या हो जाएगा कीटक और कीट दोनों हो जाएगा।
ठीक है। कीड़ा का तत्सम अगर आता है तो कीटक या कीट जो है दोनों रहेगा, कोई एक रहेगा तो सही होगा, ठीक है। कौर का तत्सम क्या हो जाएगा? कवल। क्या हो जाएगा? कवल। खेत का तत्सम क्षेत्र। गौना का तत्सम गमन। गोह का तत्सम गोधा। क्या हो जाएगा? गोधा, ठीक है, गोधा। गाय का तत्सम गो या गौ, ठीक है, गाय तद्भव शब्द है, इसका तत्सम होता है गो या गौ, ठीक। गेंद का तत्सम कंदुक। गेंद का तत्सम क्या हो जाएगा? कंदुक हो जाएगा। गोद का तत्सम क्या हो जाएगा? क्रोड। क्या हो जाएगा? क्रोड। गुफा का तत्सम क्या होगा? गुहा। गुफा का तत्सम गुहा। खैर का तत्सम खदिर। क्या हो जाएगा? खदिर। खैर का तत्सम खदिर। गीध का या गिद्ध, गीध या गिद्ध दोनों में से किसी एक का पूछा जाए तो गीध और गिद्ध दोनों तद्भव शब्द है, तो इसका तत्सम क्या हो जाएगा? गृद्ध। क्या हो जाएगा? गृद्ध। खलित का तत्सम स्खलित। खलित का तत्सम स्खलित। खलित के पहले आधा सा लगा देंगे तो वो बन जाएगा तत्सम। कंघी का तत्सम क्या हो जाएगा? कंकती। क्या हो जाएगा? कंघी का तत्सम कंकती। काढ़ा का तत्सम क्वाथ। काढ़ा का तत्सम क्या हो जाएगा? क्वाथ। खान का तत्सम खनी। खान का तत्सम क्या हो जाएगा? खनी हो जाएगा। घिस का तत्सम क्या हो जाएगा? घृस। घिस का तत्सम घृस। चौर, चोर नहीं, चौर, चौर लिखा है, अच्छा, चौर। चौर का तत्सम क्या हो जाएगा? तचुह। तचुह, तचुह, ठीक। चौर का तत्सम तचुह। कौड़ी का तत्सम क्या हो जाएगा? कपर्दिका। ये कई बार सवाल पूछा गया है, कौड़ी का तत्सम कपर्दिका होता है। घाना का तत्सम गहन। जड़ का तत्सम जटा। जन्म का तत्सम जन्म, ठीक है, जन्म तद्भव शब्द है और जन्म जो है तत्सम शब्द है। जुगति, जुगति का तत्सम क्या हो जाएगा? युक्ति। गर्दन का तत्सम ग्रीवा। चख का हो जाएगा आपका चक्षु। चख का तत्सम चक्षु हो जाएगा। चौखट का तत्सम हो जाएगा चतुष्काठ। क्या हो जाएगा? चतुष्काठ। घाम का तत्सम क्या हो जाएगा? घर्म। घर्म। घास का तत्सम क्या हो जाएगा? तृण। झरोखा का तत्सम जालक। झरोखा का तत्सम क्या हो जाएगा? जालक हो जाएगा। जागना का तत्सम हो जाएगा जागरण। दीठ या ढीठ, दीठ भी होता है और ढीठ भी होता है। डीठ, दीठ या डीठ दोनों का तत्सम क्या हो जाएगा? दृष्टि। क्या हो जाएगा? दृष्टि। और ढीठ, ढीठ, ढक्कन वाला और ठ, ढीठ का हो जाएगा धृष्ट। दीठ या डीठ का हो जाएगा दृष्टि और ढीठ का हो जाएगा धृष्ट। ठाव का तत्सम क्या हो जाएगा? स्थान। और डर का तत्सम हो जाएगा दर। डर वाला तो कई बार पूछा गया है। डर का तत्सम दर होता है, ठीक है, ठाव का होता है स्थान। तो ये रहे हमारे हिंदी के तत्सम तद्भव। अभी और भी वीडियो तत्सम तद्भव के रहेंगे, ठीक है। ये तो पहला था आज लेक्चर, ठीक है, तत्सम तद्भव का। तो इसी तरह हमारे वीडियो आते रहेंगे रेगुलर बेसिस पे। तो ये रहा आज का हमारा 12वां लेक्चर, ठीक है। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।